तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक ज़बरदस्त अंदाज में हमें मूवी देखने को मिलने वाली है जो कि चिकन रन से रिलेटेड होने वाली है, जिसका टाइटल मैं आपको बताऊँ तो चिकन रन डॉन ऑफ द नॉट एक तरह से रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त अंदाज में हमें एक तरह से एनिमेटेड एक तरह से मूवी देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और भी जितनी भी जानकारी हो पाएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट एक 2023 ब्रिटिश स्टॉप मोशन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो सैम फेल द्वारा निर्देशित है, जो किर्कपैट्रिक और ओफेरेल की मूल कहानी से कैरी किर्कपैट्रिक, जॉन ओफेरेल और राचेल टुनार्ड की पटकथा पर 4 चिकन रन 2000 की अगली कड़ी। इस फिल्म का निर्माण एडमैन एनिमेशन और नेटफ्लिक्स एनिमेशन द्वारा किया गया था। इसमें थांडीवे न्यूटन, जाचरी लेवी, बेला रैमसे, रोमेश रंगनाथन, डेविड ब्रैडली, डैनियल मेस, जेन हॉरोक्स, इमेल्डा स्टॉन्टन, लिन फर्ग्यूसन, जोसी सेडविक डेविस, निक मोहम्मद और मी रांडा रिचर्डसन की आवाजें हैं। चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट का वर्ल्ड प्रीमियर 14 अक्टूबर 2023 को 67वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और यह नेटफ्लिक्स द्वारा 15 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। आधार: साहसी और जोखिम भरे तरीके से ट्वीडीज के खेत से सफलतापूर्वक भागने के बाद जिंजर ने अपना आदर्श स्थान खोज लिया है, एक रमणीय द्वीप पक्षी अभयारण्य जहां पूरा झुंड मनुष्यों से किसी भी जोखिम के बिना सद्भाव में रह सकता है। जिंजर और रॉकी की नई बेटी मॉली के आगमन के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि जिंजर की परीक्षा का अंत आखिरकार सच हो गया है। हालांकि पूरी मुर्गी आबादी अब एक परिचित दुश्मन के नेतृत्व में मुख्य भूमि पर एक खतरनाक और नए खतरे का सामना कर रही है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भल यही इसके लिए उसे खतरे में डालना पड़े। जिंजर और उनकी टीम इसमें सेंध लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 5 आवाज डाली। थांडीवे न्यूटन जिंजर एक ब्रिटिश मुर्गी और रॉकी की पत्नी के रूप में, जाचरी लेवी रॉकी के रूप में एक अमेरिकी पूर्व सर्कस मुर्गा और जिंजर का पति, जिंजर और रॉकी की बेटी मॉली के रूप में बेला रैमसे, निक एक सन की चूहे के रूप में रोमेश रंगनाथन, फेचर के रूप में डैनियल मेयस एक चूहा जो निक का साथी है, फाउलर के रूप में डेविड ब्रैडली एक बुजुर्ग मुर्गा, बेब्स के रूप में जेन हॉरोक्स, बंटी के रूप में इमेल्डा स्टॉन्टन एक सन की मुर्गी, मैक के रूप में लिन फर्ग्यूसन एक स्कॉटिश मुर्गी जो जिंजर की सहायक है, जोसी सेडविक डेविस फ्रिजल के रूप में, मिरांडा रिचर्डसन श्रीमती ट्वीडी के रूप में मुर्गियों की पूर्व मालिक जो अब बदला लेना चाहती है, डॉक्टर फ्राई के रूप में निक मोहम्मद, रेगिनाल्ड स्मिथ के रूप में पीटर सेराफिनोविस। उत्पादन: अप्रैल 2018 में एडमैन एनिमेशन, स्टूडियो कैनाल और पाथे द्वारा चिकन रन की अगली कड़ी का निर्माण करने की सूचना मिली थी। 2006 में फ्लश्ड अवे की रिलीज के बाद एडमैन के साथ अपनी साझेदारी समाप्त करने के कारण ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की कोई भागीदारी नहीं थी। साथ सैम फेल ने निर्देशन किया, पॉल केवली ने निर्माण किया। 8-9 मूल चिकन रन लेखक केरी किर्कपैट्रिक और जॉन ओफेरेल अगली कड़ी के लिए लिखने के लिए लौट आए। 10 एडमैन के सह संस्थापक पीटर लॉर्ड और डेविड स्प्रॉक्सटन ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 11-12-16 अक्टूबर 2019 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ। 13-14-15 एडमैन ने कहा कि मेल गिब्सन को रॉकी के रूप में लौटने के लिए नहीं कहा गया था। 16 जून 2020 में फेल ने सीक्वल के बारे में अधिक विवरण जारी किया, जो पहली फिल्म के अंत से शुरू होगा, जहां मुर्गियां अपने नए सुरक्षित क्षेत्र में बस गई हैं। जिंजर और रॉकी की लड़की मॉली मुर्गियों के लिए एक नए खतरे की खबर आते ही
क्षेत्र से बाहर निकलना शुरू कर देती है। 17 जुलाई 2020 में पहली फिल्म में जिंजर की आवाज जूलिया सावल्हा ने अपनी भूमिका को दोबारा बनाने के एडमैन के इरादे का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज अब बहुत पुरानी लग रही है और टिप्पणी की मुझे आधिकारिक तौर पर तोड़ दिया गया है, भर दिया गया है और भुना हुआ है। इस निर्णय की व्यापक आलोचना हुई और कुछ लोगों ने इसे युगवादी पाया। 18-19 मुख्य फोटोग्राफी 2021 की शुरुआत में शुरू हुई। 20-21-22 जनवरी 2022 में ज़ाचरी लेवी, थांडीवे न्यूटन, डेविड ब्रैडली, रोमेश रंगनाथन और डैनियल मेसने गिब्सन, सावल्हा, बेंजामिन विट्रो, टिमोथी स्पाल और फिल डेनियल की आवाज के रूप में जगह ली। रॉकी, जिंजर, फाउलर, निक और फेचर, जबकि जेन हॉरोक्स, इमेल्डा स्टॉन्टन और लिन फर्ग्यूसन ने पहली फिल्म से बाब्स, बंटी और मैक के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। फिल्म का शीर्षक चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट के रूप में सामने आया। 23 बेला रैमसे, निक मोहम्मद और रजोसी सेडविक डेविस ने क्रमशः 3 नए पात्रों मॉली, डॉक्टर फ्राई और फ्रीजल को आवाज दी। 23 जून 2023 में यह बताया गया कि पहली फिल्म के संगीतकारों में से एक, हैरी ग्रेगसन विलियम्स, अगली कड़ी की रचना करने के लिए वापस आएंगे। 24 सितंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि मिरांडा रिचर्डसन श्रीमती ट्विडी की आवाज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी और पीटर सेराफिनोविच भी रेजिनाल्ड स्मिथ, एक थोड़ा भ्रमित व्यवसायी के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 25 मुक्त करना। चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट का प्रीमियर 14 अक्टूबर 2023 को 67वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसमें 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण कोई भी कलाकार उपस्थित नहीं था। फिल्म के पात्र अपने स्थान पर रेड कार्पेट पर चले। 26 इसे 15 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 27, 28, 29 फिल्म का पूर्वावलोकन 11 जून 2023 को NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। 30 नेटफ्लिक्स ने दुनिया भर में वितरण अधिकार खरीदे, फिल्म चीन को छोड़कर। 17 स्वागत अहमियत भरा जवाब। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 47 आलोचकों में से 79% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.8/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट अधिक आसान, हंसी और आकर्षक एनिमेशन प्रदान करता है, जिसका मूल के प्रशंसकों ने आनंद लिया, हालांकि कम रिटर्न की एक सामान्य भावना है। 31 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 14 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 62 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 32 एम्पायर पत्रिका के लिए जॉन नुगेंट ने लिखा, महत्वाकांक्षा और तकनीकी दायरा अपने पूर्ववर्ती चिकन रन की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक साहसी है और कहा कि यह मूर्खतापूर्ण, मजाकिया, बेहद ब्रिटिश है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो बहुत ही आर्डमैन वाई प्रकार के साथ बनाई गई है, शिल्प और देखभाल का। 33 पुरस्कार। ग्रेगसन विलियम्स को 14वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर एनिमेटेड फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। सैमुअल जेसन सैम फेल, जन्म 22 नवंबर 1965, एक ब्रिटिश एनिमेटर, निर्देशक, पटकथा लेखक और आवाज अभिनेता हैं। सैम ने 3 पीच एनिमेशन के लिए लघु फिल्म द बिग चीज से निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद वह एडमैन एनिमेशन में शामिल हो गए और 2002 के प्रोजेक्ट चंप का निर्देशन करने से पहले पॉप पीटर लॉर्ड की ऑस्कर नामांकित लघु फिल्म व्हाट्स पिग, साथ ही रेक्स द रंट जैसी परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने रैबिट्स नामक एक बच्चों की टीवी श्रृंखला भी विकसित की। 2001 में वह फ्लश्ड अवे की कहानी लेकर आए, जिसे उन्होंने 2002 तक विकसित किया।
2003 से उन्होंने एडमैन के लिए फिल्म का निर्देशन डेविड बोवर्स के साथ किया। उन्होंने लियाम द प्रोफेट, लेडी किलर और फेंसेलर जैसे किरदारों को आवाज भी दी। 2008 से उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए द टेल ऑफ डेस्परेक्स का निर्देशन किया और नेड और स्मच के पात्रों की आवाज भी दी। फेल ने क्रिस बटलर के साथ लाइका के पैरानॉर्मन का सह निर्देशन किया, जो अगस्त 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कैरी किर्कपैट्रिक, जन्म 14 दिसंबर 1964, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उनकी फिल्मों में चिकन रन, द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर, जेम्स एंड द जाइंट पीच, ओवर द हेज, द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स, चार्लोट्स वेब और द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी शामिल हैं। उन्होंने एडी मर्फी अभिनीत ओवर द हेज, इमेजिन दैट और स्मॉलफुट जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया है। किर्कपैट्रिक ने 2012 में स्टूडियो घिबली फिल्मों द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरिएटी और 2013 में फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल की अमेरिकी रिलीज के लिए अंग्रेजी भाषा की पटकथाएं लिखीं। उनके बड़े भाई अमेरिकी गीतकार और संगीतकार वेन किर्कपैट्रिक हैं, जिनके साथ उन्होंने 2015 का संगीतमय समथिंग रॉटन लिखा था। साथ ही 2020 का संगीतमय मिसेस डाउटफायर। जीवन और कैरियर। किर्कपैट्रिक ने अपना करियर वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन में एक स्टाफ लेखक के रूप में शुरू किया, जहां उन्होंने 3 साल से अधिक समय तक काम किया। उस दौरान उन्होंने द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर में सह-लेखक के रूप में अपना पहला पटकथा लेखन श्रेय अर्जित किया। वह एक स्वतंत्र पटकथा लेखक बनने गए और उनके शुरुआती लेखन क्रेडिट में हनी, वी श्रंक अवर सिल्व्स, जेम्स एंड द जाइंट पीच और द लिटिल वैम्पायर शामिल हैं। 1997 में किर्कपैट्रिक ने पीटर लॉर्ड और निक पार्क की कहानी से एडमैन के चिकन रन के लिए पटकथा लिखी। किर्कपैट्रिक ने टचस्टोन पिक्चर्स और स्पाईग्लास एंटरटेनमेंट के लिए द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी का पटकथा रूपांतरण भी लिखा। किर्कपैट्रिक का ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के साथ एक पुराना रिश्ता था, जहां उन्होंने द रोड टू एल डोरैडो और मेडागास्कर में एक लेखक या कहानी सलाहकार के रूप में योगदान दिया है। मई 2006 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने ओवर द हेज रिलीज किया, जिसके लिए किर्कपैट्रिक ने पटकथा का सह लेखन किया और टिम जॉनसन के साथ निर्देशन क्रेडिट साझा करते हुए अपने निर्देशन की शुरुआत की। उसी वर्ष किर्कपैट्रिक ने पैरामाउंट पिक्चर्स बटा वाल्डेन मीडिया बटा निकेलोडियन मूवीज के लिए ईबी वाइट के क्लासिक चार्लोट्स वेब के लाइव एक्शन रूपांतरण की पटकथा का सह लेखन किया। उन्होंने पार्टनर क्रिस पोचे के साथ कॉमेडी फ्लेक्स का निर्माण और सह लेखन किया। उन्होंने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एडी मर्फी ड्रामा इमेजिन दैट का निर्देशन किया। किर्कपैट्रिक ने 2012 में जापानी एनिमेटेड फिल्मों द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरिएटी और 2013 में फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल की अमेरिकी रिलीज के लिए अंग्रेजी भाषा की पटकथा लिखी। दोनों का निर्माण स्टूडियो घिबली द्वारा किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की 10 स्मर्फ्स 2 की पटकथा में योगदान दिया और उन्हें मंदबुद्धि नीले पैरों वाले बूबी के बारे में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की एक मूल कॉमेडी फिल्म के लेखक और निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। 2006 में कैरी किर्कपैट्रिक। 2011 में कैरी और उनके भाई वेन ने म्यूजिकल समथिंग रॉटन पर काम करना शुरू किया। 2015 में उन्हें थिएटर के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर, संगीत और बटाया गीत के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4 केरी को जॉन ओफेरेल के साथ संगीत की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए भी नामांकित किया गया था। 4 उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल कास्ट रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी नामांकन भी मिला। किर्कपैट्रिक ने एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी स्मॉलफुट 2018 लिखी और निर्देशित की, जो वार्नर एनिमेशन ग्रुप द्वारा निर्मित और सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स द्वारा एनिमेटेड थी। 5-6 किर्कपैट्रिक ने अपने भाई वेन के साथ मिलकर फिल्म के 6 मूल गाने भी लिखे।
किर्कपैट्रिक ने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म फिनीस एंड फर्ब द मूवी कैंडिस अगेंस्ट द यूनिवर्स के लिए सच ए ब्यूटिफुल डे गीत का सह लेखन भी किया, जिसके लिए उन्हें पूर्व स्कूली बच्चों या एनिमेटेड कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट मूल गीत के लिए एमी नामांकन मिला। किर्कपैट्रिक और उनके चिकन रन के सहलेखक जॉन ओफेरेल को 2018 में एक सिक्वल फिल्म चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट की पटकथा के लिए काम पर रखा गया था। साथ यह फिल्म 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता टिप्पणियां 1996 जेम्स और विशाल पीच नहीं हाँ नहीं 1997 प्रिय हमने खुद को सिकोड़ लिया नहीं हाँ नहीं 2000 कुक्कुटशाव की दुकान नहीं हाँ नहीं छोटा पिशाच नहीं हाँ नहीं 2005 गैलेक्सी के लिए सह्यात्री मार्गदर्शिका नहीं हाँ नहीं 2006 बाड़े पर हाँ हाँ नहीं टिम जॉनसन के साथ सह निर्देशित शेरलोट्स वेब नहीं हाँ नहीं 2007 गुच्छे नहीं हाँ हाँ 2008 स्पीडरविक क्रॉनिकल्स नहीं हाँ हाँ 2009 कल्पना करो कि हाँ नहीं नहीं साथ ही संगीत विभाग निर्माता लेखक कलाकार 2011 फ्रॉम अप ऑन पॉप्पी हिल नहीं हाँ नहीं अमेरिकी अनुकूलन 2012 एरिएटी की गुप्त दुनिया नहीं हाँ नहीं अमेरिकी अनुकूलन अतिरिक्त आवाजें भी 2013 स्मुर्फ्स 2 नहीं हाँ नहीं 2018 छोटा पैर हाँ हाँ कार्यकारिणी गीतकार भी 2023 चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट नहीं हाँ कार्यकारिणी टेलीविजन वर्ष शीर्षक टिप्पणियां 1995 टिमोन और पुम्बा लेखक एपिसोड ओके बेव 2015 जिमी फॉलन अभिनीत द टू नाइट शो क्वीन लतीफा बटा सैम रॉकवेल बटा समथिंग रॉटन बिना श्रेय अन्य श्रेय वर्ष शीर्षक भूमिका 1990 बचावकर्मी नीचे एनिमेशन पटकथा 2000 एल डोरेडो की सड़क अतिरिक्त संवाद 2004 आकर्षण के नियम अतिरिक्त स्क्रिप्ट 2005 मेडागास्कर रचनात्मक सलाहकार 2006 हैमी का बूमरैंग साहसिक कार्य छोटा रचनात्मक सलाहकार 2015 69वें टोनी पुरस्कार गीतकार एक संगीतमय अजीब जादू विशेष धन्यवाद 2017 सच्चा डॉन क्विक्सोट कार्यकारी निर्माता 71वें टोनी पुरस्कार गीतकार प्रारंभिक संख्या 2018 आदि मानव कहानी सलाहकार 2019 एडम्स परिवार विशेष धन्यवाद ए शॉन द शीप मूवी फार्मगेडन 2020 फिनीस और फर्ब द मूवी कैंडिस अगेंस्ट द यूनिवर्स गीतकार इतना खूबसूरत दिन फिक्शन द बेस्ट ए मैन कैन गेट 2002 ब्रॉडवे बुक्स ISBN 0767907140 2001 ब्लैक स्वान ISBN 0552998443 2001 ब्रॉडवे बुक्स ISBN 0767907132 2000 डबल डे ISBN 0385600844 दिस इज योर लाइफ 2002-2004 ग्रोव प्रेस ISBN 0802141341 2003 ब्लैक स्वान ISBN 0552998494 2002 डबल डे ISBN 0385600984 में कंटेन नट्स 2 मई 2005 डबल डे ISBN 0385606087 वह आदमी जो अपनी पत्नी को भूल गया 16 मार्च 2012 डबल डे ISBN 9780385606103 11 अक्टूबर 2012 ब्लैक स्वान ISBN 9780552771634
जुबली लाइन के अनुसार पूंजीवाद का इतिहास 2013 पेंगुइन ISBN 978 18461463443। वहाँ केवल 2 डेविड बेकहम हैं। 2015 ब्लैक स्वान ISBN 978 17841611392। नॉन फिक्शन। चीजें केवल बदतर हो सकती हैं। एक श्रमिक समर्थक के जीवन में 20 भ्रमित करने वाले वर्ष 2017 डबल डे ISBN 978 08575244744। आधुनिक ब्रिटेन का एक अत्यंत उत्तेजित इतिहास या हमेशा की तरह समान मूर्खतापूर्ण गलतियां करने के 60 साल 22 अक्टूबर 2009 डबल डे ISBN 0385616228। ब्रिटेन का एक संपूर्ण निष्पक्ष इतिहास या 2000 वर्षों के उच्च वर्ग के बेवकूफ प्रभारी 22 अक्टूबर 2007 डबल डे ISBN 978 03856119885। आई हैव ए ब्रीन फरवरी 2007 डबल डे ISBN 0385610882। आई ब्लेम द स्केपगोट्स 2003-2004 ब्लैक स्वान ISBN 0552771945 2003 डबल डे ISBN 0385606745। की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2023 को BSI एक तरह से फेस्टिवल में इसे रिलीज़ किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन इसे 15 दिसंबर 2023 को मुख्य रूप से किया जाएगा नेटफ्लिक्स के द्वारा। और ये नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज़ की जाएगी हर लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज इंडिया के में 3 से 4 लैंग्वेजों में और बाकी और भी कई लैंग्वेजों में अवेलेबल कराई जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस साल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बारे में अब थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता हूँ। जॉन ओफेरेल जन्म 27 मार्च 1962, एक ब्रिटिश लेखक, हास्य पटकथा लेखक और राजनीतिक प्रचारक हैं। पहले स्पिटिंग इमेज और हैव आई गॉट न्यूज़ फॉर यू जैसे शो के मुख्य लेखक थे। अब उन्हें द मैन हु फॉरगॉट हिज वाइफ और इन अटरली इम्पार्टियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जैसी किताबों के लिए हास्य लेखक के रूप में जाना जाता है। वह उन गिने चुने ब्रिटिश लेखकों में से एक हैं जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों में बेस्ट सेलर का दर्जा हासिल किया है। उन्होंने द गार्जियन के लिए अपने साप्ताहिक कॉलम के 3 संग्रह भी प्रकाशित कर ये हैं और ब्रिटेन की पहली दैनिक व्यंग्यपूर्ण समाचार वेबसाइट न्यूज़ बिस्किट की स्थापना की है। 2 हास्य कलाकार एंजेला बार्न्स के साथ वह हल्के फुल्के ऐतिहासिक पॉडकास्ट वी आर हिस्ट्री के सह मेजबान हैं। 3 ओफेरेल ने म्यूजिकल समथिंग रॉटन का सह लेखन किया जो अप्रैल 2015 में ब्रॉडवे पर खुला। 4 और मिसेस डाउटफायर के ब्रॉडवे संगीत का सह लेखन किया जो दिसंबर 2021 में ब्रॉडवे पर और मई 2023 में लंदन के वेस्ट एंड में खुला। 5 सितंबर 2017 में उन्होंने थिंग्स कैन प्रकाशित किया केवल बदतर हो जाओ। 1998 के राजनीतिक संस्मरण की अगली कड़ी जिसने मूल रूप से उनका नाम बनाया। उनकी पुस्तकों का लगभग 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और रेडियो और टेलीविजन के लिए अनुकूलित किया गया है। 6 प्रारंभिक जीवन। ओफेरेल मेडेनहेड बर्कशायर में पले बढ़े। 3 बच्चों में सबसे छोटे, उन्होंने कोर्टहाउस प्राइमरी स्कूल और फिर डेसबोरो कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ाई की जहां उन्होंने स्कूल पत्रिका के लिए कॉमेडी लिखी और स्कूल के 1979 के मॉक चुनाव में लेबर उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। उनके पिता गॉलवे, आयरलैंड के एक पुस्तक विक्रेता थे, जबकि उनकी मां ऑक्सफैम और एमनेस्टी इंटरनेशनल में सक्रिय थीं। डायना डॉस और डोनाल्ड प्लेजेंस के साथ हॉरर फिल्म फ्रॉम बियॉन्ड द ग्रेव में प्रदर्शित होने से पहले उन्होंने रेड रूफ्स थिएटर स्कूल में कक्षाओं में भाग लिया और 10 साल की उम्र में वेस्ट एंड में क्रिस्टोफर रॉबिन की भूमिका निभाई।
7 ओफेरेल ने एक्सेटर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और नाटक का अध्ययन किया। 8 पटकथा लेखन करियर। ओफेरेल 1985 में बैटरसी में जोंगलर्स में एक प्रतिभा प्रतियोगिता जीतकर लंदन चले गए, लेकिन कॉमेडी लेखन के पक्ष में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ दी। 9 रेडियो 4 के वीक एंडिंग की खुली बैठकों में भाग लेने के बाद उन्होंने मार्क बर्टन के साथ एक लेखन साझेदारी बनाई 10 और वे जल्द ही शो के प्रमुख लेखक बन गए। दोनों ने बीबीसी रेडियो कॉमेडी राइटर्स बरसेरी जीता और कई रेडियो कॉमेडी श्रृंखलाओं के लिए लिखा, जिनमें लिटिल ब्लाइटी ऑन द डाउन, मैके द न्यू और पीट सिंक्लेयर के साथ ए लुक बैक एट द 90s और लुक बैक एट द फ्यूचर शामिल हैं, जिसे ओफेरेल ने भी प्रदर्शित किया। 11 बाद वाली श्रृंखला ने एक ब्रिटिश कॉमेडी पुरस्कार, एक गोल्ड सोनी रेडियो अकादमी पुरस्कार और एक प्रेमियोस ओंडास जीता। बर्टन और ओफेरेल को 1988 में स्पिटिंग इमेज के लिए नियुक्त किया गया था और अगले वर्ष वे शो के 2 प्रमुख लेखक बन गए, जहां वे 10 श्रृंखलाओं के लिए बने रहे। जॉन मेजर को स्थायी रूप से ग्रे बनाने के विचार का श्रेय ओफेरेल को दिया जाता है। 12 उन्होंने क्लाइव एंडरसन टॉक्स बैक, निक हैनकॉक ऑन रूम 101 मर्डर मोस्ट हॉरिड के लिए भी लिखा और अलास स्मिथ और जोन्स के लिए कुछ हेड्स टू हेड्स का सह लेखन किया। 1993 में उन्होंने स्पिटिंग इमेज छोड़ दी और हैव आई गॉट न्यूज़ फॉर यू के स्क्रिप्टेड भागों के लिए श्रेय प्राप्त करने वाले पहले लेखक बन गए। हैट ट्रिक प्रोडक्शंस के लिए फिर से उन्होंने जिम ब्रॉडबेंट अभिनीत बीबीसी एक सिटकॉम द पीटर प्रिंसिपल यूएस में द बॉस लिखा। उन्होंने एडमैन फिल्म चिकन रन की पटकथा में भी योगदान दिया। 13 अप्रैल 2018 में यह घोषणा की गई थी कि ओफेरेल चिकन रन की अगली कड़ी का सह लेखन कर रहे थे। 14 ओफेरेल ने मूल मंच संगीतमय समथिंग रॉटन के लिए पुस्तक का सह लेखन किया, जो अप्रैल 2015 में ब्रॉडवे पर शुरू हुआ। 15 और जिसके लिए उन्हें केरी किर्कपैट्रिक के साथ संगीत की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए टोनी पुरस्कार के साथ साथ ड्रामा डेस्क पुरस्कार और आउटर सर्कल क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। संयुक्त राज्य भर में दौरे पर जाने से पहले यह शो ब्रॉडवे पर लगभग 2 वर्षों तक चला। अगस्त 2018 में यह घोषणा की गई थी कि उसी टीम को ब्रॉडवे के लिए फिल्म मिसेस डाउटफायर का स्टेज म्यूजिकल लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। 5 स्टेज म्यूजिकल, जिसका शीर्षक मिसेस डाउटफायर भी है, का प्रीमियर वाशिंगटन के सिएटल में 5वें एवेन्यू थिएटर में हुआ और दिसंबर 2021 में ब्रॉडवे पर स्टीफन सोंडेम थिएटर में शुरू हुआ। 16 यह सितंबर 2022 में मैनचेस्टर ओपेरा हाउस में खुला और स्थानांतरित हो गया। मई 2023 में लंदन के वेस्ट एंड में शाफ्ट्सबरी थिएटर। 17 साहित्यिक कैरियर। 1998 में ओफेरेल ने थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर 18 मिजरेबल ईयर्स इन द लाइफ ऑफ ए लेबर सपोर्टर प्रकाशित किया। यह पुस्तक नंबर 1 बेस्टसेलर बन गई और इसे जॉर्ज ऑरवेल पुरस्कार और चैनल 4 राजनीतिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। पुस्तक की लोकप्रियता के कारण ओफेरेल को 1999 लेबर पार्टी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस संस्मरण को जैक डी और दून मैकिचन अभिनीत बीबीसी रेडियो 4 के लिए रूपांतरित किया गया था। सितंबर 2010 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा इसे बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की पुस्तकों के बाद 1998 के बाद से ब्रिटेन के तीसरे सबसे अधिक बिकने वाले राजनीतिक संस्मरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 18 1999 में ओफेरेल ने दी इंडिपेंडेंट में एक साप्ताहिक व्यंग्य कॉलम शुरू किया, जो जल्द ही द गार्जियन में बदल गया, जहां वह 2005 तक रहे। उनके कॉलम के 3 संग्रह प्रकाशित हुए हैं: ग्लोबल विलेज इडियट, आई ब्लेम द स्कैपगोट्स एंड आई हैव ए ब्रीम। 2000 में ओफेरेल ने अपना पहला उपन्यास
द बेस्ट ए मैन कैन गेट प्रकाशित किया, जो 2002 में सबसे अधिक बिकने वाला पहला उपन्यास था और अंततः इसकी 5 मिलियन प्रतियां बिकीं। इसे मार्क हीप और तमसिन ग्रेग अभिनीत बीबीसी रेडियो 4 के लिए नाटकीय रूप दिया गया था। उपन्यास को बाद में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा चुना गया। इसके बाद 2 और उपन्यास आए, दिस इज योर लाइफ और में कंटेन नट्स, जिनमें से बाद वाले को बोलिंगर एवरीमैन वुडहाउस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उनके पूर्व सह लेखक मार्क बर्टन द्वारा आईटीवी के लिए अनुकूलित किया गया और इसमें शर्ली हेंडरसन और डेरेन बॉयड ने अभिनय किया। 13-20 2007 में वह एन अटरली इम्पार्टियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन या 2000 ईयर्स ऑफ अपर क्लास इडियट्स इन चार्ज के प्रकाशन के साथ नॉन फिक्शन में लौट आए, जो बीबीसी रेडियो 4 की बुक ऑफ द वीक थी और इसकी 2,50,000 से अधिक प्रतियां बिकीं। इसके बाद अक्टूबर 2009 में एन अटरली एक्सस्परेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ब्रिटेन या 60 ईयर्स ऑफ मेकिंग द सेम स्टूपिड मिस्टेक्स एज ऑलवेज प्रकाशित हुई। उनका चौथा उपन्यास द मैन हु फॉरगॉट हिज वाइफ मार्च 2012 में प्रकाशित हुआ था और इसे कॉमिक फिक्शन के लिए बोलिंगर वुडहाउस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 21 ओफेरिल ने कई चैरिटी संग्रहों में लघु कहानियों और गैर काल्पनिक कृतियों का योगदान दिया है। निक हॉर्बी की स्पीकिंग विद द एंजल, 22 मैजिक, 23 मम्स, डैड्स एंड बीइंग ब्रिटिश, जिसे गॉर्डन ब्राउन द्वारा संपादित किया गया है। उन्होंने दी एनिवर्सरी के लिए एक कहानी का भी योगदान दिया, जो क्विक रीड्स इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में प्रकाशित लघु कहानियों का एक संग्रह है। नवंबर 2015 में उन्होंने अपना 5वां उपन्यास देयर इज ओनली टू डेविड बेकहम प्रकाशित किया, जिसे 2022 में कतर विश्व कप में एक फुटबॉल फंतासी सेट के रूप में वर्णित किया गया, जिसने उन्हें वुडहाउस पुरस्कार के लिए अपना तीसरा नामांकन प्राप्त किया। 24 सितंबर 2017 में उन्होंने थिंग्स कैन ओनली गेट वर्सेस प्रकाशित किया, एक लेबर सपोर्टर के जीवन में 20 भ्रमित करने वाले वर्ष उनके पहले राजनीतिक संस्मरण की अगली कड़ी, जहां से मूल कहानी खत्म हुई थी। 1997 के न्यू लेबर भूस्खलन से लेकर ब्रेक्सिट तक की 2 दशकों की यात्रा, डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव और थेरेसा मे का 2017 का आकस्मिक चुनाव। इस संस्मरण को 2017 के संसदीय पुस्तक पुरस्कारों के लिए एक गैर सांसद द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए चुना गया था। 25 और इसे बीबीसी रेडियो 4 पर क्रमांकन के लिए अनुकूलित किया गया था। 26 ओफेरिल ने यूके में 1 मिलियन से अधिक किताबें बेची हैं और उनके उपन्यासों का लगभग 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिसमें द बेस्ट ए मैन कैन गेट का जापानी मंगा संस्करण भी शामिल है। 23 प्रसारण ओफेरिल न्यूज नाइट रिव्यू, क्वेश्चन टाइम, ग्रम्पी ओल्ड मैन जैसे कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। 13 और हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू शो की प्रोडक्शन टीम में काम करने वाले एकमात्र अतिथि हैं। उन्होंने बीबीसी 1 के लिए लूजिंग माई मेडनहेड और पैरानॉइड पेरेंटिंग और ड्रीमिंग ऑफ टॉड हॉल 27 टर्न ओवर योर पेपर्स नाउ और रेडियो 4 के लिए द ग्रैंड मास्करेड जैसे कई टीवी और रेडियो वृत्तचित्र लिखे और प्रस्तुत किए हैं। ओफेरिल के रेडियो कार्यक्रम के बाद किट विलियम्स 1979 की खजाना खोज पुस्तक पर ग्रैंड मास्करेड सुनहरा खरगोश गायब होने के 20 साल बाद फिर से प्रकट हुआ। 28 2013 में उन्हें बीबीसी रेडियो 4 के वुमेन्स आवर द्वारा एक नई पुरुष अधिकार पार्टी के लॉन्च के खिलाफ नारीवादी मामला रखने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया था। 29 वह 2016 और 2019 में पॉइंटलेस सेलिब्रिटीज में दिखाई दिए और दिसंबर 2012 में यूनिवर्सिटी चैलेंज पर एक सेटर एलुमनी टीम की कप्तानी की। अन्य टीवी प्रस्तुतियों और रेडियो प्रसारणों में क्राइम टीम, व्हाट द पेपर्स से, द न्यूज क्विज, हेरेसी कोट अनकोट शामिल हैं। द राइट स्टफ, द डेली पॉलिटिक्स, व्हाट द डिकेंस, द 11 o'clock शो, वी हैव बीन हर।
ईयर बिफोर, क्लाइव एंडरसन चैट रूम और लूज एंड्स। जनवरी 2020 में उन्होंने कॉमेडियन एंजेला बार्न्स के साथ मिलकर वी आर हिस्ट्री नाम से एक नया पॉडकास्ट बनाया, जो ब्रिटिश और विश्व इतिहास की मजेदार, विचित्र या दिलचस्प कहानियों को पेश करता है। इंटरनेट। सितंबर 2006 में ओफेरेल ने इंटरनेट पर ब्रिटिश कॉमेडी के लिए एक नया आउटलेट बनाने के लिए ब्रिटेन की पहली दैनिक समाचार व्यंग्य वेबसाइट न्यूज़ बिस्किट लॉन्च की। 30 साइट एक सबमिशन बोर्ड का उपयोग करके नया लेखन भी विकसित करती है, जहां पाठक एक दूसरे की सामग्री को रेट कर सकते हैं और पुनर्लेखन या संपादन का सुझाव दे सकते हैं। कुछ बेहतरीन कहानियों का एक संग्रह 2008 में आइल ऑफ वाइट टू गेट सीफैक्स के रूप में प्रकाशित हुआ था। 31 कई लेखकों ने न्यूज़ बिस्किट पर अपनी सामग्री विकसित करने के बाद बीबीसी रेडियो के लिए लिखना या किताबें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। 1932 जून 2021 में उन्होंने ट्विटर पर घोषणा की कि वह साइट को संपादकों की टीम को दे रहे हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से साइट को प्रभावी ढंग से चला रहे थे। 33 राजनीति। कई वर्षों तक ओफेरेल लेबर पार्टी के सदस्य रहे हैं। वह 2001 के आम चुनाव के दौरान अपने गृह नगर मेडेनहेड, अब पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे का निर्वाचन क्षेत्र में लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लूजिंग माई मेडेनहेड का विषय था। 2005 के आम चुनाव के दौरान लेबर सदस्यों को भेजे गए उनके कॉमिक ईमेल ने पार्टी के चुनाव अभियान के लिए सैकड़ों हजारों पाउंड जुटाए। अप्रैल 2007 में उन्होंने इंटरनेट पर किसी सेवारत प्रधानमंत्री का पहला साक्षात्कार आयोजित किया, जब उन्होंने टोनी ब्लेयर से बात की। 34 उन्होंने प्रधानमंत्रियों ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन के साथ साथ अन्य वरिष्ठ श्रमिक हस्तियों के लिए चुटकुले लिखे हैं। 35 उन्होंने लैम्बेथ में खोले जाने वाले एक नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय लैम्बेथ अकादमी के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया और 2004 में इसके उद्घाटन से लेकर 2012 तक गवर्नर्स के अध्यक्ष बने। वह यूनाइटेड लर्निंग ट्रस्ट के बोर्ड में भी बैठे और एक मुखर समर्थक हैं राज्य शिक्षा का। 1936 सितंबर 2012 में वह साक्षरता चैरिटी फर्स्ट स्टोरी के माध्यम से उत्तर पश्चिम लंदन में बर्लिंगटन डेंस अकादमी में निवास में लेखक बन गए। फरवरी 2013 में ओफेरेल को ईस्टले उपचुनाव में लेबर उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, जो क्रिस यून के इस्तीफे के कारण हुआ था। 37 वह डेली मेल और अन्य कंजर्वेटिव समर्थक अखबारों के एक अभियान का निशाना बन गए, जिन्होंने यह दावा करने के लिए ओफेरेल की किताबों के उद्धरण या चुटकुले का इस्तेमाल किया कि वह कार्यालय के लिए अनुपयुक्त थे। 38 जैसा कि डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल के दौरान थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर के अंश पढ़कर लेबर नेता एड मिलिबैंड को शर्मिंदा करने का प्रयास किया। 39 रेल ने लेबर के वोट शेयर में थोड़ी वृद्धि की, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। 40 उन्होंने घोषणा की कि वह 2015 में संसद के लिए खड़े होने का इरादा नहीं रखते थे। 41 मार्गरेट थैचर की मृत्यु पर ओफेरेल ने लेबर समर्थकों से अपनी नफरत को पीछे छोड़ने और उन लोगों को दान देने का आह्वान किया जो इसके तहत पीड़ित थे। उसका शासन। 42 उनके राजनीतिक और शिक्षा अभियानों का विवरण उनके संस्मरण थिंग्स कैन ओनली गेट वर्सेस में दिया गया है। व्यक्तिगत जीवन। ओफेरेल के दो बड़े बच्चे हैं, जो दोनों लैम्बेथ अकादमी में पढ़ते थे। वह और उसका परिवार दक्षिण लंदन के क्लैफार्म में रहते हैं और वेस्ट कॉर्क में छुट्टियां मनाते हैं। 43 ओफेरेल की मुलाकात अपनी पत्नी जैकी से तब हुई जब वह बीबीसी रेडियो कॉमेडी में काम करती थीं। वह प्रोडक्शन असिस्टेंट थीं, जिन्हें आई एम सॉरी आई हैव नॉट ए क्लू के दौरान हम्फ्री लिटलटन के पास मंच पर बैठना था, और ओफेरेल ने मजाक में कहा, मैंने प्यारी सामंथा से शादी कर ली।
44 उन्होंने अपना अधिकांश लेखन लंदन लाइब्रेरी में किया है। 45 वह फुलहम FC 46 का समर्थन करते हैं और क्लब फैंजाइन में खुलासा किया कि उनके प्रत्येक उपन्यास में पात्रों का नाम एक विशेष फुलहम टीम के खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया है। निभाई ओलिवर द विजार्ड ऑफ ओज और ओजाई आर्ट सेंटर में बिग रिवर। एक कैरियर अभिनय 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लेवी पहली बार FX टेलीविजन फिल्म बिग शॉट कन्फेशंस ऑफ ए कैंपस बुकी में दिखाई दी। उन्होंने ABC सिटकॉम लेस दैन परफेक्ट में किप स्टीडमैन की भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन ABC फैमिली टेलीविजन फिल्म सी जेन डेट में करिश्मा कारपेंटर के चरित्र जेन के संभावित प्रेमी की भूमिका भी निभाई। लेवी को 2004-2005 टेलीविजन सीजन के लिए 3 नामक ABC पायलट में मुख्य भूमिका निभानी थी, लेकिन शो को नहीं चुना गया। 14 उन्हें 2007 में चक में मुख्य भूमिका मिली। लेवी और उनके चक के सहकलाकार यवोन स्ट्राहोव्स्की दोनों को टीन च्वाइस अवार्ड्स 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन अभिनेता और अभिनेत्री च्वाइस टीवी सीरीज के लिए नामांकित किया गया था, जहां वे दोनों जीते और प्रस्तुत किए। 1-5-2008 की गर्मियों में लेवी को एंटरटेनमेंट वीकली के टॉप 30 पीपल अंडर 30 में से एक नामित किया गया था। 16 बाद में उन्होंने फिल्म एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्विकक्वेल में डेव के चचेरे भाई टोबी सेविले की मुख्य भूमिका निभाई। 17 उन्होंने 2010 की डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्म टैंगल्ड में अभिनय किया, जो लोकप्रिय परी कथा रपुंज़ेल पर आधारित है। वह फ्लिन राइडर नामक एक डाकू की आवाज देता है जो रपुंज़ेल के टॉवर में शरण पाता है। उन्होंने 2011 की फिल्म अंडर द बोर्डवॉक द मोनोपोली स्टोरी मोनोपोली के खेल के बारे में एक वृत्तचित्र में वर्णन प्रदान किया। 18 लेवी ने 2011 स्पाइक वीडियो गेम अवार्ड्स की मेजबानी की। मेलानी थांडीवे न्यूटन OBE बटाटी ANDIWE बटाटैंडीवे एक जन्म 6 नवंबर 1972, जिसे पहले थांडी न्यूटन बटाटी ANDI बटाटैंडी के नाम से जाना जाता था, है एक ब्रिटिश अभिनेत्री। न्यूटन को बेलव्ड 1998 में शीर्षक चरित्र मिशन इम्पॉसिबल 2000 में न्या नोर्डोफ हॉल शेड में टिफनी 2003 द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक 2004 में डेम वाको क्रिस्टीन जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। क्रैश 2004, लिंडा इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस 2006, लिब्बी इन रन फैटबॉय रन 2007, स्टेला इन रॉकएनरोला 2008, कोंडोलीजा राइस इन W 2008, लॉरा विल्सन इन 2012, 2009, टैंगी एडरोस फॉर कलर्ड गर्ल्स 2010, वेस्टवर्ल्ड में मेव मिलय 2016-2022, लाइन ऑफ ड्यूटी 2017 में रोज हंटले और सोलो ए स्टार वॉर्स स्टोरी 2018 में वेल। न्यूटन को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार और 2 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के अलावा 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन, 1 सैटर्न अवार्ड शामिल है। 1 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड। उन्हें फिल्म और चैरिटी की सेवाओं के लिए 2019 के नए साल के सम्मान में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 2 प्रारंभिक जीवन। मेलानी थांडीवे न्यूटन का जन्म 6 नवंबर 1972 को लंदन के वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में हुआ था। वह जिम्बाब्वे की मां न्याशा जोम्बे और अंग्रेजी पिता निक न्यूटन की बेटी थीं। 3-4 उनकी मां शोना सरदार परिवार की सदस्य थीं। 3-4 जबकि उनके पिता एक प्रयोगशाला तकनीशियन और कलाकार के रूप में काम करते थे। 5 उसके माता पिता जाम्बिया में रहते थे
और उसका जन्म तब हुआ जब वे इंग्लैंड में रिश्तेदारों से मिलने गए थे। फिर वे जाम्बिया लौट आए, जहां बाद में उनके छोटे भाई का जन्म हुआ। 6-7 इसके कारण कुछ स्रोतों में उनके जन्मस्थान को गलत तरीके से जाम्बिया बताया गया है। 8 लेकिन उन्होंने साक्षात्कारों में पुष्टि की है कि उनका जन्म वेस्टमिंस्टर में हुआ था। 9-10 थांडीवेनगुनी मूल का एक नाम है और इसका अर्थ है प्रिय। 11-12 जब न्यूटन 3 साल की थी तो वह अपने परिवार के साथ इंग्लैंड लौट आई, जहां वे पेंजेंस में बस गए ताकि उनके पिता अपने परिवार के प्राचीन व्यवसाय को चलाने में मदद कर सकें। 6 उन्होंने सेंट मैरी रोमन कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। 13 उन्होंने बाद में अपने पालन पोषण के बारे में कहा, लगभग 5 साल की उम्र से मुझे पता था कि मैं फिट नहीं हूं। मैं ननों द्वारा संचालित पूर्णतः श्वेत कैथोलिक स्कूल में काली नास्तिक बच्ची थी। मैं एक विसंगति थी। 14 उसने अपने पहले नाम से W अक्षर को हटाना शुरू कर दिया, जिससे यह थैंडी उच्चारण बटाटी ANDI बटा टैंडी हो गया। 3-4 उन्होंने ट्रिंग पार्क स्कूल फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में नृत्य का अध्ययन किया, फिर डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1995 में सामाजिक मानवविज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 15 कैरियर 2007 में न्यूटन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत आने वाले समय की कॉमेडी ड्रामा फ्लर्टिंग 1991 से की, जिसे 1989 में फिल्माया गया था लेकिन 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। उन्हें थैंडी न्यूटन के रूप में श्रेय दिया गया और बाद में उन्होंने पेशेवर रूप से इस नाम का उपयोग करना जारी रखा। 3-10 इसके बाद उन्होंने ब्रैड पिट और टॉम क्रूज की फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1994 में गुलाम यवेटे की भूमिका निभाई। न्यूटन पेरिस में जेफरसन के मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन में सैली हेमिंग्स के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने टोनी मॉरिसन के उपन्यास पर आधारित जोनाथन डेमे के नाटक बिलव्ड 1998 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने शीर्षक किरदार निभाया, एक युवा गुलाम लड़की का भूत जिसकी मां उसे गुलामी से बचाने के लिए मार देती है। फिल्म में ओपरा विनफ्रे और डैनी ग्लोवर ने भी अभिनय किया। न्यूटन ने मिशन इम्पॉसिबल 2 में एक बार फिर क्रूज के विपरीत न्या नोर्डोफ हॉल की भूमिका निभाई। उनकी अगली भूमिका कम बजट की फिल्म इट वाज एन एक्सीडेंट में थी, जिसे उनके पति पटकथा लेखक ओल पार्कर ने लिखा था। 16 2010 में न्यूटन 2003 और 2005 के बीच न्यूटन ने अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला ER में जॉन कार्टर की प्रेमिका माकेम्बा केम लिकासू की भूमिका निभाई। उन्होंने 2009 में श्रृंखला के समापन के लिए भूमिका दोहराई। 2004 में वह द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक एंड क्रैश में भी दिखाई दी। उन्होंने क्रैश में अपनी भूमिका के लिए 2006 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार जीता। उन्होंने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में क्रिस गार्डनर की पत्नी लिंडा गार्डनर की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2006 में न्यूटन ने सिंड्रेला के एक मूकाभिनय संस्करण में रेडियो पर प्रदर्शन किया। 17 2007 में न्यूटन ने कॉमेडी नॉर्बिट में अपनी प्रेमिका के रूप में एडी मर्फी के साथ सह अभिनय किया। उन्होंने 2008 की कॉमेडी रन फैट बॉय रन में साइमन पेग के साथ उनकी पूर्व प्रेमिका की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश की जीवनी ओलिवर स्टोन में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तत्कालीन राज्य सचिव कोंडोलीजा राइस की भूमिका निभाई। यह फिल्म अक्टूबर 2008 में रिलीज हुई थी। न्यूटन 7 जुलाई 2007 को लाइव अर्थ के UK चरण के लिए वेम्बली स्टेडियम में एक परिचयकर्ता थे। वह संगीत कार्यक्रम में पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर का परिचय देने वाली थीं, लेकिन इसमें देरी हो गई, जिससे दर्शकों का मनोरंजन करने के प्रयास में न्यूटन को चुटकुले सुनाने पड़े।
18 न्यूटन ने अगली बार 2012 में काल्पनिक यूएस फर्स्ट डॉटर लॉरा विल्सन का किरदार निभाया, जो रोलैंड एमेरिच द्वारा निर्देशित एक आपदा फिल्म थी और 13 नवंबर 2009 को रिलीज हुई थी। जुलाई 2011 में न्यूटन ने अन्यता को गले लगाना, स्वयं को गले लगाना विषय पर एक टेड वार्ता दी। उन्होंने दो अलग अलग संस्कृतियों में पली बढ़ी एक बच्ची के रूप में और कई अलग अलग किरदार निभाने वाली एक अभिनेत्री के रूप में अपनी अन्यता खोजने पर चर्चा की। 192012 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुड डीड्स में टाइलर पेरी के साथ अभिनय किया। वह पेरी की फिल्म फॉर कलर्ड गर्ल्स 2010 में भी थीं, जो रंगीन लड़कियों के लिए नोटोजेक शांगे की 1975 की मूल कोरियो पोएम से अनुकूलित थी, जिन्होंने आत्महत्या पर विचार किया है बटा जब इंद्रधनुष एनफ है। 2013 में न्यूटन ने दुष्ट में अभिनय किया, जो डायरेक्ट टीवी के ऑडियंस नेटवर्क के लिए पहली मूल नाटक श्रृंखला थी। 20 उसने तीसरे सीजन के दौरान दुष्ट को छोड़ दिया। 2015 में उन्होंने यूएस मिनिस्ट्रीज द स्लैप में अभिनय किया। 2016 से 2022 तक न्यूटन ने एचबीओ विज्ञान कथा नाटक श्रृंखला वेस्टवर्ल्ड में मेव मिलय को चित्रित किया, जिसके लिए उन्होंने सार्वभौमिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें कई प्रशंसाएं मिलीं, जिनमें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 3 नामांकन में से 2 क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन शामिल हैं। एम्पायर के लिए जेम्स वाइट ने न्यूटन के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, थैंडी न्यूटन इन भावनात्मक क्षणों को खत्म कर रहा है। मेव को बिना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताए एक चिकोटी, घबराई हुई हवा दे रहा है और वास्तव में हमें उसके लिए महसूस करने में मदद कर रहा है। 21 कॉम्प्लेक्स के लिए विलियम गुडमैन ने लिखा, वेस्टवर्ल्ड थैंडी न्यूटन शो बन गया है, जिससे इसमें शामिल सभी लोगों को फायदा होता है। वह लगातार इलेक्ट्रिक है और श्रृंखला उसे मजेदार चीजों की कोई कमी नहीं देती है। 22 2017 में उन्होंने बिल कॉस्बी फॉल ऑफ एन अमेरिकन आइकॉन नामक वृत्तचित्र के लिए एक कथावाचक के रूप में काम किया, जो कॉस्बी के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एक एक्सपोज था, जो बीबीसी वन पर प्रसारित हुआ था। उसी वर्ष न्यूटन ने बीबीसी वन की लाइन ऑफ ड्यूटी के चौथे सीजन में डीसीआई रोजीन रोज हंटले की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार नामांकन मिला। न्यूटन स्टार वॉर्स फिल्म सोलो ए स्टार वॉर्स स्टोरी में वैल के रूप में दिखाई दिए, जो मई 2018 में आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन दुनिया भर में 393 $2 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 23 न्यूटन स्टार वॉर्स फिल्म में प्रमुख गैर विदेशी भूमिका निभाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। हालांकि उन्होंने इस भूमिका पर निराशा व्यक्त की क्योंकि फिल्मांकन के दौरान चरित्र का भाग्य बदल गया था और उन्होंने पाया कि यह फ्रेंचाइजी के लिए एक गलती थी, इस अर्थ में कि फ्रेंचाइजी में अश्वेत महिलाओं के लिए इसका क्या मतलब था। 24 इसके अतिरिक्त फोर्ब्स के लिए स्कॉट मेंडेलसन ने महसूस किया कि न्यूटन का कम उपयोग किया गया था और वल्चर के लिए डेविड ए. डेलस्टीन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा में लिखा था, थैंडी न्यूटन के प्रदर्शन में केवल एक चीज गलत थी कि वह पर्याप्त नहीं थी। 25-26 2021 के एक साक्षात्कार में न्यूटन ने घोषणा की कि वह अपना पहला नाम वापस उसके मूल रूप थांडीवे में बदल देंगी। 27 और इसकी शुरुआत का श्रेय रेमिनिसेंस 2021 को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पिछले प्रदर्शन क्रेडिट में सुधार लागू करने का प्रयास करेंगी। 3 2022 में न्यूटन ने थ्रिलर गॉड्स कंट्री में सैंड्रा गाइडरी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें गोथम अवार्ड्स में उत्कृष्ट मुख्य प्रदर्शन के लिए नामांकन मिला। 28 दान कार्य
2006 में न्यूटन ने एनएसपीसीसी की सहायता से प्रकाशित बच्चों के लेखन की एक पुस्तक वी विश होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ कॉर्नवॉल चिल्ड्रेन की प्रस्तावना में योगदान दिया। इसमें उन्होंने कॉर्नवॉल में बड़े होने की अपनी बचपन की यादों के बारे में लिखा और जिस तरह से इसकी सांस्कृतिक विरासत ने उनके लिए हर स्थिति को जादू और अर्थ की परतों से समृद्ध करना आसान बना दिया। 29 2008 में न्यूटन ने माली के गरीबी से जूझ रहे नामपासो गांव का दौरा किया और इसे एक विनम्र अनुभव बताया। 30 2013 में न्यूटन ने न्याय, लैंगिक समानता और हिंसा की समाप्ति के लिए लंदन में 1 बिलियन राइजिंग फ्लैश मॉब का नेतृत्व किया। 31 व्यक्तिगत जीवन। न्यूटन ने 1998 में अंग्रेजी फिल्म निर्माता ओएल पार्कर से शादी की। वे 2022 में अलग हो गए। 32-33 उनकी दो बेटियां हैं, रिप्ले जन्म 2000 और निको जन्म 2004 और एक बेटा बुकर जन्म 2014। तीनों का जन्म घर पर हुआ था। 34 निको एक अभिनेत्री भी हैं। न्यूटन 1989 से निकोल किडमैन के साथ घनिष्ठ मित्र रहे हैं। 35 न्यूटन वर्तमान में अमेरिकी संगीतकार एलिजा डायस के साथ रिश्ते में हैं, जिन्हें उनके स्टेज नाम लोनर से बेहतर जाना जाता है, जो उनसे 24 साल छोटे हैं। 36-37 न्यूटन एक शाकाहारी हैं और उन्हें यूके में पेटा द्वारा 2014 का सबसे सेक्सी शाकाहारी नामित किया गया था। 382007 में जब ग्रीन पीस के सदस्यों ने हाल ही में खरीदी गई BMW X5 पर एक स्टिकर लगा दिया, जिस पर लिखा था कि यह गैस छोड़ने वाली 4x4 जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है, तो उन्होंने कार बेच दी और टोयोटा प्रियस खरीदी। 39 उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण व्यक्त किया है। 40-41 रन फैट बॉय रन का निर्देशन करने वाले डेविड श्विमर ने फिल्म सेट पर उनके व्यवहार के लिए उन्हें व्यावहारिक चुटकुलों की रानी कहा। 42 2016 में न्यूटन ने कहा कि वह एक निर्देशक की शिकार रही हैं, जिसने अपने दोस्तों को बार बार एक किशोरी के रूप में बनाए गए यौन ग्राफिक ऑडिशन में उनका वीडियो दिखाया था। 43-44 उन्होंने इस अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने वेस्टवर्ल्ड की भूमिका क्यों निभाई, जिसमें पर्याप्त नग्नता शामिल थी और यौन शोषण से बचे लोगों के अनुभवों को प्रतिबिंबित किया गया था। साथ ही मानव होने का क्या मतलब है, इसके बारे में नैतिक प्रश्न भी पूछे गए थे। 442018 में उन्होंने कहा कि वह यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन टाइम अप में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने से निराश थीं, यह देखते हुए कि एक निर्देशक द्वारा कथित यौन शोषण के बारे में बोलने के लिए उन्हें बहिष्कृत किया गया था। 45 फैशन वेबसाइट नेट ए पोर्टर द्वारा न्यूटन को 2018 में सबसे अच्छी पोशाक वाली महिलाओं में से एक का दर्जा दिया गया था। 46 उस वर्ष बाद में उन्हें पावर लिस्ट में 100 सबसे प्रभावशाली काले ब्रिटिश लोगों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 47 2020 में न्यूटन उन कई मशहूर हस्तियों और सांसदों में से एक थे जिन्होंने यूके से जमैका में 50 दोषी अपराधियों के निर्वासन का विरोध करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 48 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 1991 छेड़खानी करना थांडीवे अज्जेवा। 1993 युवा अमेरिकी राचेल स्टीवंस। 1994 लदा हुआ जिंटा। इंटरव्यू विथ वेम्पायर यूवेट। 1995 पेरिस में जेफरसन सैली हेमिंग्स। ऑगस्ट किंग की यात्रा एनालिस विलियम्सबर्ग। 1996 अग्रणी व्यक्ति हिलेरी नियम। 1997 ग्रिडलॉक किया गया बारबरा कुकी कुक। 1998 घेर लिया शांडुराई नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्लैक रील पुरस्कार।
प्यारा प्यारा नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट अवार्ड मोशन पिक्चर 2000 मिशन असंभव दोन्या नोर्डोफ हॉल। नामांकित पसंदीदा महिला के लिए ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड नवागंतुक। नामांकित सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेत्री के लिए एम्पायर अवार्ड। नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड। नामांकित सबसे खराब सहायक अभिनेत्री के लिए रेजी अवार्ड। वह एक हादसा था नोरेन हर्ला। 2002 चार्ली के बारे में सच्चाई। रेजिना लैम्बर्ट नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्लैक रील पुरस्कार। नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड। 2003 छाया टिफनी। 2004 रिद्दीक का इतिहास डेम वाको। टकरा जाना क्रिस्टीन थायर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए ब्लैक रील पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एम्पायर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार। ब्रिटिश सहायक अभिनेत्री के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार। फीनिक्स सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के लिए फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के लिए सैटेलाइट पुरस्कार मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोशन पिक्चर स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए वाशिंगटन DC एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BET पुरस्कार। नामांकित ब्लैक सहायक भूमिका में किसी अभिनेत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मूवी अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ब्लैक रील अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड। नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड। 2006 द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस लिंडा। नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड। 2007 नॉर्बिट केट थॉमस फैट बॉय भागो भागो लिब्बी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस एनिमेटेड मूवी के बारे में बात करी। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में मैंने पूरी इस मूवी के बारे में डिटेल बता ही दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।